हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड के सिद्धांत की कुछ रदरफोर्ड की जो परमाणु सिद्धांत थे उसकी कुछ सीमाएं भी थी। कौन कौन सी सीमाएं थी, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, ये सारी थ्योरी हमने पिछले क्लास में देखा था। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, या फिर उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक सेकेंड मैं वीडियो देख लेती हूँ सही है कि नहीं। चलिए देखिए, इन्होंने अपने एटॉमिक सिद्धांत में दिया था, एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कहा था कि इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुकी है। और प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया था, विस्फोट करवाया था। ढेर सारी अल्फा पार्टिकल का विस्फोट करवाया था इन्होंने इस तरह। जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल का, ये क्या है अल्फा पार्टिकल, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल का इस पे विस्फोट करवाया था गोल्ड फॉइल पे, तो क्या हुआ था कि जो सेंटर था वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। यानी जो भी यहाँ पे आ रही थी अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो रही थी, रिवर्स हो जा रही थी। यानी यहीं से प्रतिकर्षण हो जा रहा था इनका। जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो नाभिक के करीब से गुजर रही थी, वो क्या हो रही थी, प्रतिकर्षण हो रही थी। और जो भी अल्फा पार्टिकल्स जो नाभिक के थोड़े नज़दीक थे वो क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। और जो अल्फा पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा तिरछे थी, जो बहुत ज़्यादा सेंटर से दूर थे, वो क्या हो रहे थे यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ था ZNS का एक पर्दा लगा हुआ था। उस पर ये क्या हो रहे थे, जाके एक चमक के साथ ये लोग यहाँ पे विस्फोट कर रहे थे। ठीक है, एक चमक हो रही थी जब यहाँ पे ये लोग टकरा रहे थे इस ZNS के पर्दे पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक चमक उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु होता है ना उसमें बहुत सारा खाली स्पेस है, तभी तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ रही हैं। अगर खाली स्पेस नहीं होता तो वो क्रॉस करते हुए यहाँ तक नहीं आ पाती। तो इन्होंने कहा इन्होंने तीन चीज़ें देखा यहाँ पे। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो वापस आ जा रही हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो जा रही हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्रॉस करते हुए, एटम को क्रॉस करते हुए कहाँ जा रही हैं, ZNS के पर्दे पे, जिंक सल्फाइड के पर्दे तक जा रही हैं। और जैसे ही पर्दे पे टकरा रही होती हैं वहाँ पे क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, एक चमक होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने तीन चीज़ें जो देखी, तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला कि ज़रूर इसके जो सेंटर है ना, सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव नेचर की होती हैं। इनका जो प्रकृति होता है वो धन आवेशित होता है। और यानी जब नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होगा, उन्हें प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जब सेम चार्ज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेम जहाँ पे चार्ज होंगे वहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जहाँ पे अपोजिट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी नाभिक में जो सेम पार्टिकल जो होंगे वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का भी पॉजिटिव है। इसीलिए जो रेज है वो नाभिक से क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यहाँ से दूर भाग रहे हैं। देखिए, दूर भाग रहे हैं। ठीक है, और नाभिक के बाहर क्या है, जरूर निगेटिव चार्ज है। इसीलिए ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है और यह निगेटिव चार्ज है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब्जॉर्ब हो जा रहा है जो अल्फा पार्टिकल है। अब बाकी जो यहाँ से खाली स्थान है वहाँ से रेज जो है वो ZNS के पर्दे पे पड़ रही हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि रदरफोर्ड ने इन्होंने नाभिक का आविष्कार कर डाला। ठीक है, इन्होंने नाभिक की खोज की, एटम में इन्होंने नाभिक की खोज की। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि नाभिक की खोज किन्होंने की, तो आप लोग यही आंसर करेंगे कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ठीक है, ये थी रदरफोर्ड की सिद्धांत। यानी कि हमें
बहुत सारी चीज़ें अब तक एटम के बारे में पता चल चुकी थी। ये पता चल गया था कि नाभिक में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के बाहर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जो हमने पहले पढ़ा था कि एटम के बीचों बीच क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो नाभिक है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक के चारों ओर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऋणात्मक चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऋणात्मक चार्ज है, तभी तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि एटम एक गोलाकार कण है जिसकी नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नाभिक के बाहरी आवरण में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। ये कि इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहते हैं हम कहते हैं सौर मंडल का सिद्धांत इनके मॉडल को कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल का सिद्धांत, इसमें सूर्य किसको माना गया है, सूर्य माना गया है नाभिक को, ठीक है। और ग्रह किसको माना गया है, जो बाहर में निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उनको क्या माना गया है, ग्रह माना गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ज़रूरत आई कि रदरफोर्ड की सिद्धांत की कुछ सीमाएँ यहाँ पे हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब नाभिक का खोज कर दिया उसके बाद आए नील बोर, ठीक है। नील बोर को आने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब रदरफोर्ड ने इतने अच्छे से हर चीज़ की थ्योरी दे दी और उसका निष्कर्ष भी इतना अच्छा दिया, फिर जो नील बोर हैं उनको आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड की जो सिद्धांत थी ना, इसमें कुछ कमियाँ थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो भी खोज की, जो भी सिद्धांत किया, उसमें क्या है, कुछ कमियां आई। देखिए, एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये एक एटम है, इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है और ये क्या करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्टेन वे में चक्कर लगाती है, ध्यान से सुनिए और लिखिए, जो भी मैं बोलती हूँ वो आप लोग लिखते जाइए, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल, डजंट मैटर कि वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या फिर अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो। इन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी सर्टेन पाथ पर चक्कर लगाता है, जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, नाभिक के बाहर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी एक सर्टेन पाथ पर चक्कर लगाती हैं तो उन जो भी चार्ज पार्टिकल होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, उसका ऊर्जा कम होता है, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, कम होते जाता है उसका, किसका, उस चार्ज पार्टिकल का, जो एक सर्टेन वे में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक सर्टेन वे में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो अल्फा पार्टिकल्स हो या फिर पॉजिटिव पार्टिकल हो या फिर निगेटिव चार्ज ऋणावेश हो, ठीक है, ऋणावेश हो या धनावेश हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्टेन पाथ पर चक्कर लगाते हैं तो उनका जो ऊर्जा होता है वो कम होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत आवेश जो होता है, जब भी ऊर्जा कम होता है ना, तो उसका कारण ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज होती है ना, वो क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें,
देखिए यहाँ पे चार्ज क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण, विद्युत चुंबकीय रेस के कारण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय रेस के कारण क्या होता है, ऊर्जा कम होते जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि उस चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है वो कम होते जाता है। यानी यहाँ पे मैक्सवेल ने ये कहा कि ये है नाभिक, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्टेन वे में चक्कर लगा रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या है, सर्टेन वे में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। और चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्टेन पाथ पे चक्कर लगाता हुआ क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी कम होते जा रही है। क्यों? विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, विद्युत आवेश के कारण क्या हो रहा है, उसका चार्ज जो है वो जो ऊर्जा है वो घटते जा रही है। ठीक है, ध्यान से आप लोग लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, जो उसकी ऊर्जा होती है वो घटती जाती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो होती है वो एमिट होती जाती है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो उसकी ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। यानी कि ऊर्जा घटते घटते क्या होती है, नाभिक में ऊर्जा चली जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ज पार्टिकल, ये कोई एटम है, ये इसका नाभिक है, और चार्ज पार्टिकल क्या हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो रही है, ये कम होते जा रही है। देखिए, कम होते होते ये कहाँ चली जाती है, नाभिक में चली जाती है। यानी इसका जो रेडियस है वो कम होते जाता है। रेडियस क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, मैक्सवेल ने। लेकिन रदरफोर्ड का क्या था, रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम है, बीच में नाभिक है, और बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड का जो अगर हम बोले स्टेबिलिटी का जो नियम है, वो स्थायित्व का जो नियम है वो फेल हो गया, क्योंकि ये स्थायी थोड़ी है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो जो होगी वो कम होते जाएगी, और एनर्जी कम होते होते कहाँ चली जाएगी, नाभिक में। ठीक है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड की जो लॉ थी, जो भी सिद्धांत थे, वो गलत हो गया, कि इसकी वजह से, मैक्सवेल ने जो कहा उसकी वजह से। ठीक है, तो क्या कहा मैक्सवेल ने, एक बार और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्टेन पाथ पर चक्कर लगाती है तो उसकी एनर्जी जो है वो घटती जाती है, उसकी एनर्जी जो है वो लगातार क्या होती है, घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो होती है वो एमिट होने लगती है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज की वजह से क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है वो कम होते जाता है। देखिए, रेडियस कम होते जाता है, और लास्टली जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो ऐसे आते आते कहाँ चले जाते हैं, नाभिक में चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एटम का जीवन काल खत्म हो जाएगा। जब कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल इस नाभिक में चला जाएगा सारा, तो क्या होगा, वो एटम रह ही नहीं जाएगा, यानी एटम की यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एटम ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये एटम ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो रदरफोर्ड के सिद्धांत है ना, ये क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद आया नील बोर। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या कहा, आप लोग को समझ में आया, मैक्सवेल ने क्या कहा, आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक बार और सुनिए ध्यान से और लिखते जाइए। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक सर्टेन पाथ पर चक्कर लगाती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो घटती जाती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो होता है, जो विद्युत चुंबकीय किरणें जो उत्सर्जित होती हैं, उसके वजह से जो इसकी रेडियस होती है, जो इस एटम की रेडियस होती है, वो क्या होती है, घटती जाती है, और घटते घटते कहाँ चली जाती है, नाभिक में चली जाती है। जिससे ये क्या होता है, एटम में रह ही नहीं जाता, ये एटम क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिससे एटम का क्या होता है, जीवन काल खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। यानी जो रदरफोर्ड का स्थायित्व का जो सिद्धांत था वो क्या हुआ, फेल हो गया। जो स्थायित्व का जो सिद्धांत था वो क्या हो गया था, रदरफोर्ड का फेल हो गया। इट मीन्स अब आए नील बोर जी। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कि क्यों फेल हुआ रदरफोर्ड का सिद्धांत जो था, मैक्सवेल ने जो बोला उसके कारण। ठीक है, अब आते हैं नील बोर। नील बोर क्या कहते हैं, लिखेंगे नील बोर। नील
बोर का परमाणु मॉडल लिखिए, नील बोर का नील बोर का परमाणु मॉडल, नील बोर का परमाणु मॉडल क्यों फेल हुआ रदरफोर्ड का? क्योंकि मैक्सवेल ने जो कहा कि जो भी कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक सर्टेन पाथ पे अगर घूमते हैं तो उनकी एनर्जी कम होते जाती है। क्यों? विद्युत चुंबकीय वेव के कारण, विद्युत चुंबकीय रेज के कारण क्या होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो घटते जाती है, और जब एनर्जी घटते जाती है तो क्या होता है, रेडियस कम होते जाता है, और रेडियस कम होते होते वो जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नाभिक में। और इसके बाद क्या होता है, वो जो एटम होता है वो एटम रह ही नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ जो थी उसके वजह से जो रदरफोर्ड का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो फेल कर गया। ठीक है, तब आए नील बोर जी। ठीक है, नील बोर आए और इन्होंने 1913 में प्रयोग किया। इन्होंने 1913 में बोला, इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, कौन सा थ्योरी दिया, कोई बताएगा? इन्होंने बोला दिया क्वांटम एनर्जी क्वांटम एनर्जी लेवल। ठीक है, क्वांटम एनर्जी लेवल क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग, क्वांटम एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, नील बोर ने कहा कि जो भी गोलाकार कण होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जो इन्होंने कहा कि जो भी जो एटम होते हैं वो गोलाकार कण होते हैं। क्या होते हैं? गोलाकार कण होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाता है। जो ऋणात्मक जो ऋणावेशित जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं इसके। तो ये जो भी चक्कर लगाते हैं ना, जो यहाँ पे क्या है, नाभिक है, तो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन सब का एक ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा स्तर होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था नील बोर ने, कि जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं उन सब का एक ऊर्जा लेवल होता है, ऊर्जा लेवल होता है, यानी एनर्जी लेवल होता है। और जब किसी भी चीज़ का कोई एक लेवल हो जाता है उससे नीचे तो ऊर्जा जाएगी नहीं। वो कितना भी सर्टेन पाथ पे एक चार्ज पार्टिकल कितना भी सर्टेन पाथ पे अगर घूमेगी और उसका एक लेवल बनाया हुआ है, उस लेवल से वो तो नीचे जाएगी ही नहीं। तो इन्होंने कहा, नील बोर ने, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होती हैं वो जो नाभिक होते हैं उसके बाहर चक्कर लगाती हैं, और वो नाभिक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सब का एक क्या होता है, ऊर्जा सीमा होता है या एनर्जी लेवल होता है। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो हो गया नाभिक, और इसके बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यानी ये क्या हो रहा है, इन सब का एक ऊर्जा स्तर हो गया है, इन सब का ऊर्जा स्तर है कोई ना कोई, इससे नीचे वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इनका ऊर्जा कोई स्तर है, एनर्जी लेवल हो गया है। ठीक है, और वो अपने एनर्जी लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, और जिससे वो सेंटर में नहीं मिलेंगे और उनका रेडियस भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, और ये इसका नाभिक है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगा रहा है। देखिए, ठीक है, तो ये किसने कहा था, कि नील बोर ने कहा था कि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर होती हैं। ठीक है, जहाँ भी वो सर्टेन पाथ पे घूमते हैं उसका एक ऊर्जा स्तर होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल होता है, लिख लिए आप लोग। ठीक है, उस एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं हम, क्वांटम ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, क्वांटम ऊर्जा स्तर। एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं हम, क्वांटम ऊर्जा
क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी लेवल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। कि नील बोर ने कहा कि जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन सब का एक ऊर्जा स्तर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी लेवल, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो नाभिक से बाहर चक्कर लगाते हैं, इन सब के जो पाथ होते हैं, इनके नाम है, क्या नाम है, पहला का KLMN, क्या नाम है, KLMN, क्या, KLMN। एक बार और फिगर बनाती हूँ इस पर अच्छे से। देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से बाहर चक्कर लगाते हैं, वो उनका क्या होता है, एक ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है, जिससे वो नाभिक में आके नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज वाला। देखिए, इनकी कक्षाओं का नाम क्या है, KLMN, क्या है, KLMN, KLMN, ये क्या है, कक्षाओं की संख्या, ठीक है। n से हम क्या डिनोट करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 4, ये क्या है, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। n क्या दर्शा रहा है, छोटा n क्या दर्शा रहा है, कक्षाओं की संख्या को दर्शा रहा है, कक्षाओं की संख्या को दर्शा रहा है। यानी जो k है वो 1 है, जो l है वो 2 है, जो m है वो 3 है, और जो n है वो 4 है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, और इनका सबका एक ऊर्जा लेवल है जिस पे ये घूम रही हैं, और ये नाभिक में आके नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा है, लिखेंगे इन, विजिबल है यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ चलिए लिखिए, लिखिए इन ऊर्जा कणों में इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्म में होता है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या इसमें बोला गया, बोर ने क्या बोला कि इन ऊर्जा कणों में या फिर स्तरों में बोल सकते हैं, ये क्या था, ऊर्जा लेवल था, तो यहाँ पे स्तर बोल सकते हैं, ठीक है। इन ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के रूप में होता है, 2n² के रूप में बटा होता है, ठीक है, 2n² के रूप में बटा होता है। देखिए n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। तो अब अगर यहाँ हम पता करें कि k में कितनी कक्षाएं होती है, तो देखिए k इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n², क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन इसी रूप में बटा हुआ है। तो देखिए 2 का 2 लिखे, और n क्या है, यहाँ पे 1 है, k का n कितना है, कक्षा संख्या कितना है, 1 है, तो 1 का यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। समझ में आया आप लोगों को, k में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग L में निकालेंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो L इक्वल टू लिखेंगे 2
एन स्क्वायर। 2n कितना है, देखिए ये कक्षाओं की संख्या है, दूसरी कक्षा है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी l कितना होता है, l में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, l में कितने होते हैं 8। इसी प्रकार हम निकालेंगे, ऊपर आ जाइए, m का निकालें अगर हम m का, तो 2n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका जो कक्षा संख्या है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 9, इट मीन्स कि 18, ठीक है। इसके बाद अगर हम निकालें n का, तो n का क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2 × कक्षाओं की संख्या कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 2 × 16 यानी क्या हो गया 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 18 और ये हो गया 32। यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, K में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, L में कितने हो जाएंगे 8, M में कितने हो जाएंगे 18 और N में कितने हो जाएंगे 32। और वोर ने यहाँ पे कहा था कि जिस कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल सकते, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा, इससे ज़्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती है लेकिन कम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी मिटाती हूँ कोई चीज़। ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी उम्मीद करती हूँ। चल देखिए, नील बोर ने क्या कहा था कि नील बोर का एटॉमिक जो मॉडल है वो बताता है कि जिस भी सेल में देखिए ये क्या होता है, इसको सेल बोलते हैं। तो नील बोर का एटॉमिक मॉडल बताता है, देखिए क्या बताता है कि जिस सेल में ये वाला सेल आप लोग मत लिख दीजिएगा, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, इस सेल का मतलब क्या होता है कोशिका, ये सेल लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कि जिस सेल में जैसे K = 2, L = 8, M = 18 और N = 32 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कम हो सकता है, ठीक है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही रहेंगे, 3 नहीं हो सकते हैं। अगर L में 8 है तो 9 नहीं हो सकता है, लेकिन कम हो सकता है, इसमें 6 हो सकते हैं, इसमें 10 हो सकते हैं, इसमें कोई भी कम डिजिट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी इसमें 33 34 नहीं हो सकता है, इसमें 19 20 21 नहीं हो सकता है, इसमें 9 10 15 ये नहीं हो सकता है, इसमें 4 6 8 ये नहीं हो सकता। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसी कक्षा में बढ़ नहीं सकती है लेकिन घट जरूर सकती है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर अभी थोड़ा सा और कुछ बातें करेंगे।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी एलिमेंट को, अगर किसी एटम को, देखिए कि अगर किसी एटम को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर किसी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, तो उसके जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उनका अष्टक होना ज़रूरी है। यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, उसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं उसको? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आप सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th का ये सिलेबस है, उसमें ऑक्टेट रूल पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई एटम या एलिमेंट अगर स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, अगर उसको स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ध्यान से कि अगर कोई एलिमेंट जो है, एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, जैसे मैग्नीशियम हम लेते हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, होता है, ठीक है, देखिए 12 हो, तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं, 12 को कैसे बांट सकते हैं? देखिए के है, के में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हम इसमें 2 रख देते हैं। ठीक है, के में 2 रख दिया हमने। उसके बाद एल में हम मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 8 रख दिए हैं। ठीक है, कितना हो गया? 8 2 10, अभी और जाएगा आगे, इसमें 18 हो सकता है, तो हमने कहा कि कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने रख लिया 2। देखिए 12 हो गया, ये 12 हुआ, ये क्या है? के, एल एम। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो इसका जो एटॉमिक नंबर है उसका पूरा हो गया। ठीक है, कक्षाओं की संख्या पूरा हो गया यहाँ तक। अगर इससे ज़्यादा होता तो हम यहाँ तक आते, लेकिन यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको स्टेबल होना है। अगर मैग्नीशियम स्टेबल होना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, तो ये हमने क्या कहा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है। 8 अष्टक नियम, अष्टक होना ज़रूरी है, यानी 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो होने ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेते हैं सोडियम का, क्या होता है? 11 होता है सोडियम का। आप लोग एटॉमिक नंबर आप लोग याद रखेंगे हर एलिमेंट का कम से कम 25-30 तक। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इससे करके 25 तक आप लोग इसको एटॉमिक नंबर को याद कर लेंगे। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है? 11। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं के में कितना हम रख सकते हैं? 2 रखा। इसके बाद अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, 9 बाकी है। ठीक है, एल में हम कितना रख सकते हैं? 8 रख लिए, 10 हो गया। 1 बाकी है अभी इलेक्ट्रॉन, तो 1 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये क्या है? के है, ये क्या है? एल है, और ये क्या है? एम है। दिख रहा है यहाँ पे, के में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, एल में 8 रख सकते हैं, एम में 18 रख सकते हैं, और एन में कितना? 32 रख सकते हैं। ठीक है, हम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, कम जरूर रख सकते हैं। हमने रख लिया। ठीक है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी आउटर सेल में, किसी भी एटम के आउटर सेल में जब 4 से नीचे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखिएगा कि किसी के आउटर सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है? ये दान कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। क्या करते हैं? दान कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए 4 से कम है, यहाँ पे क्या है? 4 से कम है, तो लिखेंगे 4 से कम होने पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दान कर देंगे। देखिए बहुत ही इजी वे में मैं लेके चल रही हूँ, इतना इजी वे में शायद ही क्लास आपको यूट्यूब पे मिले। देखिए 4 से कम होने पे क्या होता है? यहाँ पे बाहरी देखो, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, जो आउटर सेल होता है, ये क्या है? आउटर सेल है। एम तक ही तो ये आया है ना, और इसका पूरा हो गया एटॉमिक नंबर, तो ये क्या है? आउटर सेल है। ये क्या है? आउटर सेल है। और आउटर सेल में जब 4 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? ये दान दे देगा। ठीक है, दान कर दे, क्या करे? 4 से कम होने पे इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, 4 से कम होने पे
यहाँ पे लिखेंगे आउटर सेल में, ऊपर लिख लेंगे आउटर सेल में, आउटर सेल में 4 से कम होने पर इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक है, दान कर देता है और वो मेटल होता है। जो भी दान करता है ना वो मेटल होता है, यानी धातु होता है। वो क्या होता है? धातु। यहीं से आप धातु और अधातु को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? धातु अधातु को भी यहाँ से पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 से आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम है तो इसको क्या करना है? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? दान कर देना है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है? दान कर देना है। तो जैसे ही अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है ना तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये जब एक दान करेगा ना तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का दान दिया मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जैसे ही मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा हम लिखेंगे Mg प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस। यानी ये क्या होगा? Mg धन आवेशित होगा। Mg क्या होगा? धन आवेशित होते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? हमेशा धन आवेशित होते हैं। तो देखिए ये क्या है? मेटल हमेशा चार्ज पार्टिकल होते हैं, मेटल पे हमेशा चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए Mg पे क्या है? 2 चार्ज पार्टिकल आ गए। क्या ये 2 चार्ज पार्टिकल क्या दर्शा रहे हैं? ये 2 चार्ज पार्टिकल दर्शा रहे हैं कि Mg ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान दिया है और ये स्टेबल हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया इसने और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही होता है सोडियम के साथ भी कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो त्याग करता है तो क्या होता है? इसको ऐसे लिख देंगे Na प्लस। इस पे क्या करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? दान दिया है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए, वैसे ही आप लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं। और भी कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम का देखना चाहें, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बांटे 2, 8, 10 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए 4 से कम है तो 4 से कम है तो ये क्या करेगा? दान कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो इसके बाहरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए क्या? अष्टक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद जब ये त्याग कर देगा तो हम एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं? Al प्लस प्लस प्लस, 3 पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दान दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन का दान दिया है। और जब भी किसी भी एलिमेंट के पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? मेटल होता है। यानी मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, अब 4 से ज़्यादा हो तो क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, हो गया। अब 4 से ज़्यादा हो तो क्या होगा? जैसे हम लेते हैं क्लोरीन 17 होगा, ठीक है। हम लेते हैं ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, ऑक्सीजन 8, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन लेना चाहें तो वो भी ले लीजिए, नाइट्रोजन 7। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, इसका कोई इलाज नहीं है। एटॉमिक नंबर आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कितने कौन से जगह पे आते हैं वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे। और नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 में। तो अगर हम इसको बांटते हैं 17 को तो पहले में तो हम कितना लेंगे? 2 लेंगे, मैक्सिमम 2, तो 2 ले लिए। दूसरा में हम कितना ले सकते हैं? 8 ले लिए। कितना हो गया? 8 2 10।
हमें और कितना चाहिए 7, हमने 7 ले लिया क्योंकि इसमें 18 है तो हम 7 ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8। तो देखिए 8 में हम क्या लेंगे, पहले 2 ले लिए, उसके बाद 6 ले सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में कितना ले सकते हैं, नाइट्रोजन में 2 और 5 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं ना, तो ठीक है। ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, चार से कम होने पे आउटर मोस्ट सेल में चार से कम होने पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ले लेता है ये, ठीक है। ये दान नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे 8 हो जाएगा। और आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नियम क्या है, किसी भी एटम को स्टेबल होने का नियम यह है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, जब एक ले लेगा, उसमें क्या था, दान कर रहा था, 4 से जिसमें कम था वो क्या था, दान कर रहा था। और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये कितना ले लेगा, 3 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन क्या किया, 1 लिया, तो यहाँ पे क्लोरीन पे हमेशा एक निगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, हमेशा एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और ये क्या होता है, अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हैं हम, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं ओ निगेटिव, 2 बार निगेटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और नाइट्रोजन को कैसे, विजिबल है यहाँ, शायद विजिबल नहीं है, ठीक है, ऊपर लिख दें। चलिए क्लोरीन जब लिया, क्लोरीन क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या किया, 3 निगेटिव को गेन किया, 3 एलिमेंट को गेन किया तो इस पे 3 निगेटिव हो जाएंगे। यानी कि ये सारे क्या है, नॉन मेटल है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या कर रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा अपने अष्टक नियम में आने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। और 4 से अगर ज़्यादा कम होगा तो वो क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, दान कर देगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं एलिमेंट, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। हम भी तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, ताकि हमारी लाइफ जो स्टेबल ढंग से चल सके। वैसे ही एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, और आराम से जीना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। तो ये था नील बोर का सिद्धांत, और रदरफोर्ड का सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। रदरफोर्ड का सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। और इन्होंने दे दिया अष्टक नियम, यानी किसी भी एलिमेंट का जो स्टेबल होना है तो क्या होगा, उसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद हम लोग कल क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय।